मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव नतीजे अब पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जहां महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है, तो वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपना दमखम दिखा दिया है। झारखंड रिजल्ट के बाद जहां हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र में अगले सीएम को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं बीजेपी नेता जहां देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, कई नेता ये मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, तो वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पद को लेकर अड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 81 सीटों समेत उपचुनाव की 48 सीटों पर वोटों की गिनती अभी भी जारी है, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी गिनती जारी है। तो चलिए आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सिंहासन की, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, आज चर्चा इस पर भी होगी। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो मैं महाराष्ट्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। 8 सीट जिनमें हम गए थे वो पूरी की पूरी बहुत अच्छे बहुमत के साथ जीते हैं। सिंहासन अब कश्मकश तो इसी पर ही जारी है कि महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि झारखंड में वो नतीजे नहीं आए जिसकी कोशिश यहां पर की जा रही थी। बहुत सारे कारण हैं। भारतीय जनता पार्टी अब मंथन पर भी काम शुरू कर चुकी होगी, क्योंकि इसी के लिए तो वो जानी जाती है। लेकिन महाराष्ट्र और बाकी राज्यों के उपचुनावों में भाजपा की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में वो जश्न की जब तस्वीरें सामने आई, तो फिर वो जो जोश था, वो उत्साह था, वो घर बैठे हर किसी कार्यकर्ता ने महसूस किया। प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी मुख्यालय में जोरदार स्वागत किया गया। उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले बस यही तो नजारा सामने आया था दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यह भी कहा कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कई कानून बनाए। सत्ता की भूख में कांग्रेस अपनी ही पार्टी खा गई है। कांग्रेस सत्ता के लिए जातिवाद का जहर फैलाती है। पूरे महाराष्ट्र ने आज अपनी स्पष्ट राय रखी है, और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। मैं आराम से बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। ये बेहद खास बातें, मुख्य बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, और क्या कुछ कहा चलिए आपको सुनाते हैं। आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का
आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जब जीत के बाद वो बीजेपी ऑफिस पहुंचे, फिर जब उन्होंने शुरुआत की अपने संबोधन की, तब उन्होंने शुरुआत की जय भवानी से, जय शिवाजी के नारे से। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कुछ बात करते हैं, जब भी अपना संबोधन देते हैं, तो उसमें अगर कुछ नारे हैं तो फिर उसके कई गहरे मायने होते हैं। अब मायने अब आप सभी के सामने हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं। बिहार में भी एनडीए को 3 बार लगातार जनादेश मिला है। और इसके अलावा बहुत सारी अहम बातें जो कि कार्यकर्ताओं में जोश भरती हुई नजर आई और वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए काफी है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कार्यकर्ताओं को जीत का श्रेय दे रहे हैं तो फिर कार्यकर्ताओं के लिए वो बूस्टर डोज का काम करता है। लेकिन इस बीच ये जानना बेहद जरूरी है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आखिर क्या रहे। आप सभी के सामने हैं। चलो एक बार फिर से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके के नतीजे रहे और वो क्यों इतने मायने हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना रही है। आपके सामने जरा देखिए, एनडीए 233 प्लस हमने इसलिए कहा क्योंकि अभी भी कई जगहों पर काउंटिंग जारी है, अभी भी नतीजे आ सकते हैं, यानी कि सीट्स और बढ़ोतरी उनमें हो सकती है। आईएनडीआई महाविकास आघाड़ी 49 सीटें और अदर्स की बात करें 6। एनडीए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महायुति बेहद अहम रोल था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर सभी पार्टियां मजबूती से महाराष्ट्र में जुटी हुई थी, लेकिन जो जनादेश महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो अपने आप में कई मायनों में खास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे। लोकसभा चुनावों में अगर देखें तो खुद राहुल गांधी ने यह कहा था कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस इसी मुद्दे के साथ एक बेहतर प्रदर्शन कर पाई और उसका असर पड़ता हुआ नजर आया था। लेकिन अफसोस की बात कि सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आई। आरक्षण का मुद्दा जरूर छेड़ दिया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो गठबंधन कांग्रेस ने किया उसका फायदा भी कांग्रेस को नहीं हुआ है। अब क्या मानकर चले कि कांग्रेस की क्या यह मजबूरी है गठबंधन करना, या फिर गठबंधन करना ही हार की वजह मानी जा रही है? बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर विश्लेषण करना, मंथन करना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। चलिए अब आपको महत्वपूर्ण सीटें बताते हैं, महत्वपूर्ण नाम बताते हैं जिन्होंने जीत हासिल की है और वो क्यों सीट इतनी महत्वपूर्ण थी, वो नाम इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। चलिए बताते हैं आपको महाराष्ट्र के बड़े चेहरों की जीत कितना मायने रखती है और वो कौन कौन से नाम थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे जीत गए हैं, पार्टी उनकी शिवसेना शिंदे सेना। जीत का अंतर अगर देखें तो जीत का अंतर ही बहुत कुछ बयां करता है। 1,20,717 वोट। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के केदार दीगे को उन्होंने हरा दिया है और ये परंपरागत उनकी सीट, हालांकि लगातार वो जीत हासिल करते रहे लेकिन ये फिर भी बड़ा चेहरा, बड़ी सीट जीत हासिल हुई एकनाथ शिंदे को। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे जीत जरूर हासिल कर लिए, लेकिन जीत सही मायनों में तब होगी जब इन्हीं के ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे या फिर ये फिर से रिपीट होंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप बहुमत हासिल कर चुकी है तो यह भी मानकर चला जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से ही होगा या फिर गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। चलिए देवेंद्र फडणवीस की बात कर लेते हैं। जीत का अंतर उनका क्या रहा, कहां से वो जीते हैं और क्यों वो इतना मायने रखता है जीत का अंतर। पार्टी उनकी बीजेपी, देवेंद्र फडणवीस जीत चुके हैं मुख्यमंत्री, 39,710 वोटों से वो जीते हैं और कांग्रेस के प्रफुल्ल गुर्दे को उन्होंने हरा दिया है। अगर इस सीट को देखें तो ये भी परंपरागत सीट, यहीं से वो लगातार चुनाव जीते भी आ रहे हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है और ये भी इनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। कोशिश इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, इनके साथी समर्थक करते नजर आ रहे हैं कि जब अब
भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिल गया तो फिर ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते, ये जो मांग है वो जोर पकड़ती नजर आ रही है। चलिए अगले नाम की ओर रुख करते हैं। अगला नाम भी बेहद महत्वपूर्ण, अजीत पवार। अजीत पवार जीत गए हैं, उनकी पार्टी एनसीपी, अजीत पवार वाली एनसीपी। कहते हैं कि अब असली शिवसेना कौन सी है, असली एनसीपी कौन है। महाराष्ट्र में तो बस यही मुद्दा चाहे रहा और इसीलिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। गुमराह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जनता सिर्फ विकास चाहती है और वो उसी पार्टी का साथ देगी जो उनका साथ देता नजर आएगा, योजनाओं के जरिए, विकास की बात करते हुए जरिए और रोजगार के जरिए। फिलहाल जीत का अंतर इनका रहा 1,899 वोट। ये बेहद महत्वपूर्ण था। अब एसपी वाले एनसीपी को इन्होंने, यानी कि शरद पवार वाले एनसीपी को युगेंद्र पवार को हरा दिया। वो प्रत्याशी थे, इनके सामने खड़े थे, लेकिन वो फिलहाल हार गए हैं और इनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी जीत चुकी है। महायुति बेहद अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आई, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का जनादेश जो सामने आया वो काबिले तारीफ और वाकई चौंकाने वाला भी हरियाणा के रिजल्ट जैसा ही। चलिए अगले नाम की ओर जिक्र करते हैं, ये नाम भी बेहद महत्वपूर्ण। अगला नाम है आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे जीत गए हैं, ठाकरे वाली शिवसेना। जीत का अंतर है 8,801। शिंदे वाली शिवसेना, मिलिंद देवड़ा को इन्होंने हरा दिया। हालांकि इन्होंने शिंदे वाली शिवसेना के मिलिंद देवड़ा को हरा दिया है, जीतकर भी हार गए हैं। अब ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण था। ठाकरे वाली शिवसेना, आदित्य ठाकरे जीते, जीत का अंतर 8,801, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसे में सामने जो शिंदे वाली शिवसेना थी, मिलिंद देवड़ा को उन्होंने हरा दिया है, उनके सामने वो प्रत्याशी थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जनादेश हासिल कर चुकी है। महाराष्ट्र के बड़े चेहरों की जीत रही। कौन कौन से वो चेहरे थे हमने आपको उसका जिक्र किया, उसके बारे में बताया, लेकिन ऐसे में कहते हैं कि कुछ बड़े चेहरों की अगर हार हो जाए तो फिर वो हार भी कई मायनों में खास हो जाती है और उनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए महाराष्ट्र के बड़े चेहरे जो हार गए, अब उनके बारे में हम आपको बता दें, क्योंकि जीत की बात तो हर कोई करता है, कौन जीत गया, लेकिन जो हार गया वो महत्वपूर्ण नाम कौन से है आपको वो भी बताते हैं। पहला नाम जिशान सिद्दीकी, हार गए हैं। अजीत पवार वाली एनसीपी। कितना दिलचस्प है ना, जब हम शिवसेना की बात करते हैं, एनसीपी की बात करते हैं तो हमें बताना पड़ता है और यही जनता नहीं चाहती थी महाराष्ट्र की, इसलिए उसने अपनी पार्टी को चुन लिया है। अब आने वाले समय में वो गुमराह ना हो, वो एक ही पार्टी के साथ चले, ये कोशिश फिलहाल अब जीती हुई पार्टी को करनी होगी। जिशान सिद्दीकी हार गए हैं, एनसीपी अजीत पवार वाली एनसीपी से खड़े थे। शिवसेना यूबीटी वाले शिवसेना के वरुण सरदेसाई से वो हार गए हैं। हार का अंतर रहा 11,365 वोट। अब देखा जाए तो 10,000 से अगर ज्यादा वोटों का अंतर होता है तो माना जाता है कि अंतर बड़ा होता है, इसे पाटना इतना आसान नहीं था और इसीलिए कांटे की टक्कर हम इसे नहीं कहेंगे। दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे, उनका हारना वाकई में देखो, सबको लग रहा था कि इमोशनली लोग अटैच्ड हुए होंगे, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी और फिर पूरा मामला गर्मा गया था लॉरेंस बिश्नोई को लेकर। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सलमान खान का नाम सामने आया, बेहद खास माने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि जनता विकास के दम पर चलती है। जनता जनार्दन है, वो सिर्फ एक पहलू नहीं, वो बहुत सारे पहलुओं को साथ लेकर चलती है और शायद यही वजह रही जिसे जिशान समझ नहीं पाए। वो सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि अपने पिता की मौत के बाद वो संघर्ष करते ना नजर आए। खैर वो हार गए हैं और बाबा सिद्दीकी के वो बेटे थे। चलिए अगले नाम की ओर जिक्र करते हैं और अगला नाम है धीरज देशमुख का। धीरज देशमुख हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस का प्रदर्शन वाकई में निराशाजनक रहा और ऐसे में धीरज देशमुख का जिक्र करना बेहद जरूरी। बीजेपी के रमेश कराड़ से वो हार गए हैं और हार का अंतर है 6,595। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन बहुत कम भी नहीं, 6,595 वोट। पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे हैं धीरज देशमुख और ये इसीलिए बड़ा चेहरा, इसीलिए ये हार बेहद महत्वपूर्ण है कि जहां सीएम रहे हैं उनके पिता, पूर्व सीएम रहे हैं विलासराव देशमुख, और उनके बेटे का इस तरीके से हारना कई तरीके के सवाल खड़े करता है और इतना ही नहीं, उनकी भविष्य की राजनीति पर सवाल खड़े करता है। चलिए इसी कड़ी में अगला नाम भी आप तक पहुंचाते हैं। अगला नाम कौन सा है? अमित राज ठाकरे का। अमित राज ठाकरे हार गए हैं एमएनएस पार्टी से। सीट उनकी थी माहिम, यह सीट बेहद खास, और ऐसे में यूबीटी वाली शिवसेना के महेश सावंत ने उनको हरा दिया है। 31,000 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे। आपको यह बता दे
कि राज ठाकरे के बेटे हैं अमित राज ठाकरे, और उनका इस तरीके से हारना, इतने ज्यादा अंतरों से हारना कई तरीके के सवाल खड़ता और इनके भी भविष्य की राजनीति पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। अब इसे वो किस तरीके से पाटते खड़े नजर आएंगे, इस क्वेश्चन मार्क को कैसे हटाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि फिलहाल अभी उनका राजनीति में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि 31,000 वोटों के साथ वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित राज ठाकरे हार गए। चलिए अगले नाम का भी जिक्र कर लेते हैं। ये नाम बेहद महत्वपूर्ण, योगेंद्र पवार हार गए हैं। एसपी वाली एनसीपी सीट बारामती। अब ये बारामती नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि कितनी महत्वपूर्ण सीट, कितना महत्वपूर्ण नाम, और जिनसे वो हारे हैं। चाचा अजीत पवार ने 1,899 वोटों से हरा दिया। एक बार फिर से आप सुनिए, 1,899 वोटों से हरा दिया है। चाचा भतीजा, जब राजनीति में भी पारिवारिक रिश्ते दो पार्ट में बंट जाए, दो बागों में बंट जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि ना सिर्फ वोटों का अंतर बल्कि रिश्तों में दरार का अंतर जो है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो भी यहां पर नजर आया। लेकिन अफसोस, शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार, और उन्हीं के चाचा अजीत पवार ने 1,899 वोटों से उन्हें हरा दिया है। चलिए अगले नाम का जिक्र करते हैं, अगली सीट का जिक्र करते हैं। पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं। सीट उनकी करार दक्षिण। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की तो परफॉर्मेंस ही बेहद निराशाजनक रही। कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत, चिंतन करने की जरूरत और हार स्वीकार करने की जरूरत, लेकिन क्योंकि फिलहाल अभी उसे वो स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रही है कांग्रेस महाराष्ट्र में, या फिर भारतीय जनता पार्टी को मिले जनादेश को स्वीकार नहीं कर रही है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। खैर, जो हम जिक्र कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान का, करार दक्षिण से वो हार गए हैं, कांग्रेस पार्टी से थे। हार का अंतर उनका रहा 39,355। कम आंकड़ा नहीं है, 39,000, लगभग 40,000 के करीब अंतर रहा। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, और उनका हारना वाकई में बेहद चिंताजनक। कांग्रेस के लिए उसे सोचने की जरूरत है, अपनी नई स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ने की जरूरत, और खासकर न सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान में उपचुनाव जो 7 सीटों पर हुए हैं उनमें बंटी टिकटों की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब दिग्गज कहते हैं उनके कि जब इस उम्मीदवार को ना उतारकर दूसरे उम्मीदवार को उतारा जाए, तब कांग्रेस उसे स्वीकार नहीं करती, या फिर यूं कहें कि हां में हां मिलाकर, और जब टिकट देने की बात आती है तो फिर न जाने क्यों इतने बदलाव कर दिए जाते हैं कि उसका असर यह होता है कि रिजल्ट वाकई में निराशाजनक। और अगर इसकी जगह जीत हो रही होती तो कांग्रेस शायद उन उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर बैठी होती और ये चिंतन मंथन कर रही होती कि जो हमने उम्मीदवार उतारे वो वाकई में सही थे। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अलावा झारखंड वाकई में बेहद महत्वपूर्ण रहा। कांग्रेस जेएमएम के साथ आ चुकी है सत्ता में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बावजूद उसके झारखंड में वो कमल खिलाने में नाकामयाब साबित हुई। चलिए बताते हैं बड़े चेहरों की जीत हार क्या रही, कौन से नाम थे। बात सबसे पहले हेमंत सोरेन की कर लेते हैं। बरहेट सीट से वो जीते थे, और उनका इस तरीके से जीतना यह भी वाकई में बेहद ऐतिहासिक है। अब चाहे आप किसी भी तरीके से देखिए, चाहे उनको इमोशनली देखिए, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले उनका जेल जाना और फिर उनकी धर्म पत्नी द्वारा जिस तरीके से चुनावी रैलियां की गई ताबड़तोड़, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गई थी। राजनीतिक तौर से देखें या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। हेमंत सोरेन जीत गामलियल हेम्ब्रोम से हार गए। जो गामलियल हेम्ब्रोम जो थे वो उनके सामने थे। जीत का अंतर था 39,791। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, जेएमएम पार्टी के प्रमुख, और अब वो जीत चुके हैं और उनकी एक बार फिर से सत्ता में आना, मुख्यमंत्री बनना साफ हो चुका है। चलिए अगला नाम, बाबूलाल सोरेन घाटशिला से जीत गए हैं, और जीत का रामदास सोरेन जीते हैं। दरअसल पूरा आपको डिटेल में एक बार फिर से बताते हैं, यह अपडेट है पूरे मामले में। रामदास सोरेन जीते हैं, बाबूलाल सोरेन हारे हैं, और जीत का अंतर है 22,446। बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे हैं। यह भी बेहद दिलचस्प रहा। चलिए अगला नाम बताते हैं। अगला नाम है बाबूलाल मरांडी का। जीत गए निजामुद्दीन अंसारी जो है वो हार गए हैं। इनके जीत का अंतर 45,438। दरअसल नाम है और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए आपको फटाफट अपडेट कर देते हैं। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता है मरांडी। चलिए अगला नाम आपको बताते हैं, चंपई सोरेन जीत गए हैं। गणेश महली हार गए हैं। इनके बीच जो आमने सामने की टक्कर थी, लेकिन जीत का अंतर बहुत कुछ बयां करता है। 20,447 जीत का अंतर रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया।
लेकिन इसमें चंपई सोरेन ने पार्टी नेतृत्व द्वारा कथित रूप से अपमानित किए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दिया था और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे। फिर वो जो सियासी घटनाक्रम था वो वाकई में जग जाहिर है। ये महत्वपूर्ण सीटें, महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन इस बीच राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने की और महज 1 सीट कांग्रेस के पास और 84 सीट पर बीएपी ने कब्जा जमा लिया है। यानी कि कांग्रेस की बजाय अब जो आदिवासी दल है बीएपी वो चुनौती देती हुई नजर आई। दौसा विधानसभा उपचुनाव 2024 जीत दीनदयाल बैरवा कांग्रेस के एकमात्र दौसा सीट जीती है कांग्रेस। दीनदयाल बैरवा को 75,536 वोट मिले। हार गए जगमोहन मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई। 73,236 वोट मिले और जीत का अंतर रहा 2300 वोट। इस पर एक बार फिर से काउंटिंग करवाई गई थी लेकिन 2300 वोटों का ही अंतर रहा। चलिए अगली विधानसभा सीट की बात करें। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव 2024 में जीत गए राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के और इसमें 1,599 वोटों का उनको वोट मिले और नरेश मीणा दूसरे नंबर पर रह गए। देवली उनियारा समरावता वाला थप्पड़ कांड हर किसी को ध्यान है लेकिन वो दूसरे नंबर पर रहे नरेश मीणा और कांग्रेस के जो थे वो तीसरे नंबर पर रहे। चलिए अगला नाम बताते हैं। अगला है झुंझुनू विधानसभा सीट से राजेंद्र भाबू का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत गए हैं और अमित ओला कांग्रेस के हार गए। राजेंद्र सिंह गुड़ा जो निर्दलीय खड़े हुए थे तीसरे नंबर पर रहे। चलिए अगली सीट खिंसर विधानसभा सीट, ये भी महत्वपूर्ण और देखा जाए तो खिंसर उपचुनाव पर हर किसी की नजर थी। रेवत राम डागा बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। उनको जो वोट मिले वो वाकई में बेहद खास 1,08,688 वोट मिले। कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी, वो हार गई हैं और कांग्रेस के डॉक्टर रतन चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2024 में सुखवंत सिंह बीजेपी के जीत गए हैं। उनको 1,08,811 वोट मिले। RN जुबेर कांग्रेस के हार गए और जीत का अंतर जो था वो था 13,636 वोट। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव में शांता अमृतलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीत गई हैं और बीएपी के जितेश कुमार कटारा हार गए हैं। रेशमा मीणा कांग्रेस की तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा 84 विधानसभा सीट पर जैसे कि हमने कहा कि बीएपी के जो प्रत्याशी थे अनिल कुमार कटारा, उनका जीतना स्वाभाविक, वो पहले से ही तय था। जिस तरीके से आदिवासी बहुल इलाका है और उनका होल्ड भी है और वो यहां पर जीत गए हैं। करारी लाल दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो तीसरे स्थान पर रहे। तो बेहद दिलचस्प मुकाबला रहा लेकिन कांग्रेस के लिए ये बेहद शर्मनाक हार मानी जा रही है। क्या वह वाकई में उसे कबूल करती हुई नजर आएगी? क्या वाकई में चिंतन मंथन करती हुई नजर आएगी? कहते हैं कि अच्छी चीजें अगर सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए और वो अच्छी सीख है भारतीय जनता पार्टी से, जो हर तरफ, हर पहर पे, हर चरण पे और हर चुनावों में अपनी नई स्ट्रैटेजी पर काम करती है। और आपको एक और बात बता दें कि इस जीत के जश्न के साथ अगले आने वाले चुनावों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी न्यू स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है। चलिए आगे भी खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। अभी के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।